नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तुम्हें इतने जख्म देंगे कि तुम आज के बाद कभी भी डांस नहीं कर पाओगी, ये कहकर हत्यारों ने एक महिला के ऊपर जिसका नाम किस्मत बेग था, उसके पैरों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। किस्मत बेग दर्द से सिहरती है, कराहती है और अपने बच्चों का वास्ता देकर अपनी जान की भीख मांगती है। जब वो अपनी जान की भीख मांग रही थी तो ये जो हत्यारे थे, जो बाइक पर सवार होकर आए थे, वो फिर से किस्मत बेग के पैर के ऊपर एक गोली चलाते हैं। पैर बचाने के लिए किस्मत बेग उसके बाद अपने हाथों को आगे करती है और जब वो हाथों को आगे करती है तो अगली जो गोली चलाई जाती है वो उनके हाथों को लगती है। खून से तरबतर कराती हुई, अपने जीवन की भीख मांगती हुई किस्मत बेग सड़क पर लेटी हुई थी, लेकिन कातिलों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और इवेंचुअली बैक टू बैक 8 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। किस्मत बेग पाकिस्तान के अंदर खूबसूरती की एक मिसाल समझी जाती थी। पाकिस्तान में इनको पाकिस्तानी डांसिंग डॉल कहा जाता था। इनकी खूबसूरती का और इनकी पॉपुलैरिटी का आलम ऐसा था कि स्टेज पे जैसे ही इनका नाम लिया जाता था कि किस्मत बेग आने वाली है, लोग सीटियाँ बजाने लगते थे, पागलों की तरह चिल्लाने लगते थे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग रात को 2:30 बजे शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होते हैं और सुबह जब वो आकर अपना हाथ हिलाता है तो लोग खुश होकर सीटियाँ बजाते हैं और उसका नाम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आई लव यू शाहरुख, आई लव यू शाहरुख। उसी तरीके से किस्मत बेग भी पाकिस्तान में पॉपुलर थी। पर एक ज़माना था जब किस्मत बेग की ज़िंदगी के अंदर 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से उनको मिलता था। उस फेज़ से निकलकर कुछ चंद सालों के अंदर ही पैसा, दौलत, शोहरत, टेक्निकली इज़्ज़त, रुतबा, लग्ज़रियस लाइफ, ये सब कुछ किस्मत बेग ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अर्जित कर लिया था, हासिल कर लिया था। पर इन सब चीज़ों के बावजूद उनकी ज़िंदगी में, उनकी निजी ज़िंदगी में जो उथल-पुथल चल रही थी, उसकी वजह से चंद सालों के अंदर ही, कम उम्र में ही उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। 23 नवंबर 2016, 23 नवंबर 2016 ये वो तारीख है जिस दिन किस्मत बेग को उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कहा यह भी जाता है कि चूँकि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कई नामी-गिरामी डांसर्स, एक्टर्स और परफॉर्मर्स का धंधा जो है, उनकी दुकान जो है बंद हो गई थी और उनकी हत्या में किसी साथी कलाकार का ही हाथ था। पर इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। आप लोगों में से कितने लोगों ने किस्मत बेग का नाम सुना है या फिर इस केस को फॉलो किया था इनकी मृत्यु के बाद। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पाकिस्तान की एक और वो कहानी सामने आपके प्रस्तुत करने वाला हूँ जो ये दर्शाती है कि किस तरीके से लड़कियों को वहाँ पे किसी भी तरह की आज़ादी कहने को तो दी जाती है, पर जब लड़कियों के पर निकलते हैं तो उनको बड़ी बेरहमी से कुचल भी दिया जाता है। पिछले 3-4 वीडियोज़ में जो मैंने पाकिस्तान के ऊपर बनाए हैं, जहाँ पे ऑनर किलिंग के बारे में बात करी है और किस तरीके से मृत्यु महिलाओं के साथ लोग रेप किया करते हैं, उनके बारे में बात करी है, तो उसके लिए मुझे काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ा है। बट देन अगेन, सच बोलने से इस चैनल पे कभी भी किसी को, यानी कि मुझे, रोका नहीं गया है, ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। और यही वो वजह है कि आज का ये डार्क सीक्रेट्स वीडियो डेडिकेटेड है किस्मत बेग को, जिनका बेरहमी से 2016 में कत्ल कर दिया गया था। Let's find out who killed Kismat Beg and why. किस्मत बेग की हत्या के बारे में बात करूं उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस्मत बेग एक्चुअली में थी कौन, क्या थी उसकी स्ट्रगल जिसकी वजह से, जिसको पार करके, जिसको फाइट करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया था। 1981 में लाहौर के पास स्थित गुजरांवाला में इनका एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था। पिता का नाम मोहम्मद गौस था, जो कि बड़ी मुश्किल से घर के लिए 2 वक्त की रोटी अरेंज कर पाते थे। किस्मत की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम सितारा बेग है। आजकल वो भी डांसर का ही काम कर रही हैं, परफॉर्मर का ही काम कर रही है, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। पर किस्मत बेग को बचपन से ही काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने आपको बताया, खाने के भी लाले हुआ करते थे और जब ये कम उम्र की थी उसी टाइम इनके पिता का निधन भी हो गया था। अब पिता के निधन होने के बाद घर में कोई आय का साधन नहीं था। इनकी जो माँ थी और इनकी जो छोटी बहन थी सितारा, इनकी जिम्मेदारी बड़ी बेटी यानी कि किस्मत बेग की किस्मत में आती है। माँ को और बहन को तंगहाली से निकालने के लिए किस्मत बेग ने कोशिश बहुत करी, पर सफलता कहीं भी हासिल नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से उन्होंने
घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इवेंचुअली एक प्रोफेशन चुना जिनसे इनका कोई लेना देना था नहीं, और वो था डांसिंग का, एक आर्टिस्ट का, एक परफॉर्मर का। बात है सन 2006-2008 की, उसके आसपास की। कमाई करनी थी, डांसर का काम शुरू कर दिया था। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आँखें, हरी आँखें, जैसे कहते हैं ना बिल्ली आँखें। इन सबसे परिपूर्ण इस खूबसूरती से लेस जब किस्मत बेग स्टेज के ऊपर आती थी तो देखने वाले एक टक लगा के उन्हें देखा करते थे और मंत्रमुग्ध होकर उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया करते थे। उनकी इस यूएसपी को, उनके इस स्टारडम को, उनके इस ऑरा को भुनाने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स भी इनको स्टेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय देने लगे। यहाँ पे वियर्ड चीज़ लेकिन ये थी कि किस्मत बेग सिर्फ डांस नहीं किया करती थी, बल्कि डबल मीनिंग जोक्स सुनाकर लोगों को हंसाया भी करती थी, और उन डायलॉग्स के बेसिस के ऊपर भी डांस मूव्स भी किया करती थी। तो आप ये कह सकते हो टू एन एक्सटेंट कि किस्मत बेग, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड भी, आज थोड़े अश्लील किस्म की परफॉर्मेंसेस भी किया करती थी इन ऑर्डर टू मेंटेन हर प्रेजेंस ऑन द स्टेज, और ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। जैसा कि आजकल के ज़माने में आप देख रहे हो, और काफ़ी फेमिनिस्ट्स मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गालियाँ देने वाले हैं, बट देन अगेन आई विल पुट डाउन माई पॉइंट ऑफ व्यू। चंद सालों में ही किस्मत बेग की किस्मत खुल पड़ती है, उनकी किस्मत का ताला जो है बम्पर तरीके से उनको सपोर्ट करना शुरू कर देता है आफ्टर इट ओपन्स इटसेल्फ। चाहे फैसलाबाद हो, गुजरावाल हो, चाहे लाहौर हो, कराची हो, हर जगह ये फेमस होने लगी। शहर शहर में इनके पोस्टर लगने लगे। जो लोग इनको चाहते थे वो भी इनके पोस्टर लगा रहे थे, और जो लोग इनसे काम करवाते थे वो भी इनके पोस्टर लगा रहे थे। प्रमोशन दोनों तरफ से हो रहा था और फ़ायदा किस्मत बेग को मिल रहा था। कुछ समय तक गुजरावाला में रहने के बाद, वहीं से अलग अलग स्टेज शोज़ में जाने के बाद, परफॉर्मेंस देने के बाद 2012 में किस्मत बेग डिसाइड करती है कि गुजरावाला में मुझे नहीं रहना है, और वो लाहौर के मुगलपुरा इलाके में किराए का एक घर ले लेती है। लाहौर आते ही किस्मत और पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। पश्तो फिल्म्स, पाकिस्तानी टीवी शोज़, रियलिटी शोज़, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनको मौका मिलने लगा, और ये वहाँ पे एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट, एज अ परफॉर्मर जाने लगी। अपने डांस की सीरीज़ भी निकाला करती थी, और ये सीरीज़ जो है लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी। इसका सीधा फ़ायदा किस्मत बेग को मिलता था। जो ये सीरीज़ निकाला करती थी डायरेक्ट सेल हुआ करती थी, और ये सारा का सारा पैसा जो है किस्मत बेग के पर्सनल अकाउंट में जाया करता था। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कमाई भी बढ़ी, और कमाई जब बढ़ी तो दो रोटी को मोहताज रहने वाली ये लड़की अब लग्जरी लाइफस्टाइल में जीने लगी। लाहौर में ही अपना एक घर भी खरीद लिया। दौलत, शोहरत, सब कुछ इनके कदम चूम रही थी। पर जैसा कहते हैं ना कि किस्मत आपकी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल कितनी भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, अगर आपकी किस्मत को एक बैक टर्न लेना होता है तो वो धीरे धीरे उसकी शुरुआत करती है। और ये धीमी शुरुआत इन टर्म्स ऑफ किस्मत बेग की, जो किस्मत बदलने वाली थी, वो धीमी शुरुआत करवट लेना शुरू कर चुकी थी। फैसलाबाद के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम था, और नाम है, राना मुजम्मिल। राना मुजम्मिल शोज़ ऑर्गेनाइज किया करते थे, किस्मत बेग को पैसे भी दिया करते थे, और किस्मत बेग के इतने ज़्यादा मुरीद थे, वो इतने ज़्यादा पसंद किया करते थे उनको, कि शोज़ में बुक करते टाइम पहले ही सारा का सारा पैसा उनको एडवांस में दे दिया करते थे। इस एक्टिविटी से आप ये तो समझ गए होंगे कि राना मुजम्मिल जो है वो किस्मत बेग को पसंद किया करते थे, मन ही मन उनसे प्यार किया करते थे। और इस प्यार के दौरान, अभी तो कोई रिश्ता नहीं हुआ था, शादी वादी कुछ भी नहीं हुई थी, इस प्यार के दौरान इन्होंने किस्मत बेग को गिफ्ट देना शुरू किए। गाड़ी दी, एक नया घर दिया, हर तरीके की सुख सुविधाएं दी। और जब हर तरीके की सुख सुविधाएं किस्मत बेग को राना मुजम्मिल की तरफ से मिलने लगी, उस वजह से वो भी उन्हें पसंद करने लगी। इवेंचुअली ये जो प्यार का रिश्ता शुरू हुआ था गिफ्ट्स के आदान प्रदान के साथ, मटेरियलिस्टिक इन्वेजन के साथ, वो इवेंचुअली शादी में तब्दील होता है। कुछ समय बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं, और इस शादी से इन्हें 2 बच्चे भी होते हैं। पर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी में बड़ी महसूस की है, नोटिस करी है, कि वो रिश्ता जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर या पैसे के ऊपर या उस बुनियाद के ऊपर बनाया जाता है वो ज़्यादा टिकता नहीं है, और यही हुआ था किस्मत बेग के साथ और राना मुजम्मिल की ज़िंदगी के अंदर। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों अलग अलग रहने लगे थे, और राना मुजम्मिल फैसलाबाद में रहने लगे और किस्मत लाहौर में रहने लगी। अपना काम कंटिन्यू कर रही थी, काम उन्होंने छोड़ा नहीं था, और काम ना छोड़ने के बावजूद, अलग होने के बावजूद राना मुजम्मिल से जब जब राना मुजम्मिल कुछ किस्मत को अपने शोज़ में परफॉर्म करने के लिए बुलाया करते थे तो वो उसके लिए मना कर दिया करती थी।
हालांकि एज ए परफॉर्मर वो अभी भी काम कर रही थी, बट फॉर सम रीज़न राणा मुजम्मिल के लिए परफॉर्म करना उन्हें मंजूर नहीं था। पर उसके पीछे की भी एक कहानी है। कहानी ये है कि उनके एक पर्सनल असिस्टेंट थे जिनका नाम था अली भट्ट, और लोगों का ये मानना है कि चूंकि वो अक्सर साथ दिखा करते थे, दोनों के अंदर एक रिश्ता था और अली भट्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे किस्मत बेग के ना कहने में व्हेन इट केम टू राणा मुजम्मिल। और इस बात की पुष्टि इवेंचुअली टाइम के साथ हो भी गई, क्योंकि अली भट्ट ने इनके घर के अंदर ही इनके साथ रहना शुरू कर दिया था बिना निकाह किए। एनीवेज, ये पर्सनल रिश्ता चल रहा था, काम में नानुकुर चल रही थी। किस्मत के आने की वजह से कई जमे जमाए डांसर्स जो थे, महिलाएं जो थी, उनका काम बंद हो चुका था और कई डांसर्स जो है उनसे चिढ़ने भी लगी थी। कई बार इनकी जो साथी कलाकार जो होते हैं उनके साथ झगड़े भी हुए थे, और ऐसा प्रचलित था पाकिस्तान के अंदर कि ज़्यादा लोग किस्मत को एज इट इज़, महिलाएं एटलीस्ट, पसंद नहीं किया करती थी। नवंबर 2016 की ही बात है। एक प्रोग्राम से लौटते हुए किस्मत अपने घर पहुंचती है, तब कुछ नोटिस करती है वो कि कुछ बाइक सवार उनका पीछा कर रहे हैं। अपने घर पहुंचने पर वो अपनी अम्मी को कहती है कि लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं, और जैसे ही किस्मत के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि लोग उसकी जासूसी कर रहे हैं, तब से वो थोड़ी डरी डरी सी, सहमी सहमी से रहने लगी थी। 22 नवंबर को भी किस्मत की गाड़ी के ऊपर एक हमला हुआ था, जिसके बाद वो हड़बड़ाते हुए घर पहुंची थी। तो इस बात की तो पुष्टि हो चुकी थी कि कुछ लोग किस्मत का पीछा कर रहे थे और कुछ लोग किस्मत को क्षति पहुंचाना चाहते थे। पर इस डर के बावजूद किस्मत ने काम करना, एक बार भी उनके दिमाग में ये नहीं आया कि वो काम नहीं करना चाहती है और घर से बाहर नहीं निकलना चाहती है। 23 नवंबर को किस्मत फिर से अपने घर से निकलती है, लाहौर स्थित अपने घर से निकलती है और एक परफॉर्मेंस देने के लिए जाती है। परफॉर्मेंस जब ख़त्म होती है, उस थिएटर से किस्मत जैसे ही बाहर निकलती है, अपनी कार के लिए रवाना होती है, तो बाइक पर सवार कुछ हमलावरों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। किस्मत की कार हरबंसपुरा के आसपास पहुंची थी जब ये बाइक वाले आते हैं और इनकी गाड़ी को रुकवा लेते हैं। गाड़ी को रुकवाने के बाद वो आके गाड़ी के शीशों पर नॉक करते हैं। अब इनके साथ बैठे थे इनके पर्सनल असिस्टेंट कमलावर अली भट्ट, जिन्होंने शीशा नीचे करने से मना कर दिया। पर वो मामूली शीशा कैसे ही रोक पाता हमलावरों को। वो शीशे को तोड़ते हैं और अली भट्ट के ऊपर गोली चलाते हैं। अली भट्ट वहीं पर इंजर्ड हो जाते हैं। पहली गोली चलाने के बाद, अली भट्ट को इंजर करने के बाद, किस्मत बेग को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला जाता है। और ये वो मौका था जब इनको कहा जाता है कि तुझे डांस करने का बड़ा शौक है ना, आज तेरी ऐसी हालत कर देंगे कि तू आगे कभी डांस नहीं कर पाएगी। पहली गोली पाँव पर चलाई जाती है। किस्मत रोती है, चिल्लाती है, आसपास के लोगों से मदद की भीख मांगती है, पर सामने कोई भी नहीं आता है। एज इट इज़ पाकिस्तान में सड़कों के ऊपर गोली चलना बहुत ही एक आम प्रचलन हो चुका था और हो चुका है अभी भी। फिर वो दौर आता है जहाँ पे दोबारा जब गोली चलने वाली होती है तो ये अपने हाथ को आगे करती है और वो गोली इनके हाथ को लगती है। फिर से इनको धमकाया जाता है, इनको कहा जाता है कि तुझे किसी डांस करने लायक नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद लगातार 8 गोलियां इनके शरीर में दाग दी जाती हैं। ये 8 गोलियां चलाने के बावजूद किस्मत अभी तक मरी नहीं थी। ये हमलावर तब तक सारा का सारा कीमती सामान लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके निकलते ही खून से लथपथ किस्मत अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड से मदद के लिए गुहार करती है। यानी ये मर्डर जो है इनके घर के सामने ही हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड ने किसी भी तरीके से इंटरवीन करने का कोशिश भी नहीं करी थी। सिक्योरिटी गार्ड लेकिन अब चूंकि हमलावर भाग चुके थे, आता है और अली भट्ट को और किस्मत बेग को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ लेके जाता है। 8 घंटे तक किस्मत के ऊपर सर्जरी करी जाती है, बट इवेंचुअली उनको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अली भट्ट सरप्राइजिंगली गोली लगने के बावजूद अच्छी तरीके से ठीक ठाक होकर अपने घर पहुंच जाते हैं। तो किस्मत मर चुकी थी और अली भट्ट यहाँ पे सिर्फ इंजरी के बाद, सर्जरी के बाद अपने घर को वापस आ चुके थे। इस हत्याकांड की खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह बह जाती है। किस्मत के फॉलोअर्स सड़क पे उतरते हैं, जस्टिस की डिमांड करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, पाकिस्तान के कई लोग, कोई इस वीडियो को देखेगा तो मुझे गाली देने के लिए भी आएगा। हिंदुस्तान में भी कई इस्लामिस्ट लोग जो हैं वो इस वीडियो के अगेंस्ट में आएंगे, मुझे पता है। पर आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में या इस्लामिक कल्चर के अंदर लड़कियों के ऊपर अटैक कोई ये नई बात नहीं थी। इसके पहले भी कई पाकिस्तानी एक्टर्स की, परफॉर्मर्स की हत्या करी गई थी। कंदील बलोच, आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। ऑनर की लिंक करी गई थी, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उनको भी मारा गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की थी और इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी। हालांकि जिस तरीके से करियर बना रही थी वो भी गलत था, बट देन अगेन
किसी भी गलत काम की सज़ा मौत नहीं हो सकती कि बेदर्दी से किसी का कत्ल कर दिया जाए। इसी तरीके से और भी कई नाम हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ जिनका कत्ल किया गया था, जैसे कि नादिरा, यास्मीन, करिश्मा, आरज़ू, संगम, ऐसी कई फेमस लड़कियां रही हैं जिन्होंने अपना नाम कमाने की कोशिश करी, बट चूंकि वो कल्चर के अगेंस्ट माना गया कि एक लड़की ऐसी हरकत कैसे कर सकती है, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ऐसे में जैसे कि मैंने बताया, किस्मत की मौत के बाद चूंकि वो इतनी ज़्यादा फेमस थी, कलाकार सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए सड़क पे आते हैं और इस केस को जस्टिस की डिमांड करते हैं। बेसिकली प्रोटेस्ट करते हैं सड़कों के ऊपर और ये डिमांड करते हैं कि कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और ये भी डिमांड करी कि कलाकारों की सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए। अब किसी भी सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि किसी स्पेसिफिक इंसान की सुरक्षा बढ़ाई जाए अनलेस और अनटिल वो इंसान सरकारी कर्मचारी हो। हालांकि ये अलग बात है कि पैसा लेके जैसे सलमान खान, शाहरुख खान वगैरह को सिक्योरिटी दी जाती है बिकॉज उनकी जान को खतरा है, ऐसे कदमों से मैं उतना इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी हर नागरिक को समान तरीके की सुरक्षा प्रदान करने की होती है, चाहे वो सलमान खान को हो, चाहे संदीप वर्मा को हो। उसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी कलाकारों को अगर सुरक्षा चाहिए थी तो उनको पर्सनली पैसा खर्च करके वो सिक्योरिटी हायर करनी चाहिए थी, और अगर उनको ये पता था कि इस्लामिक लोग अटैक करने वाले हैं या जो भी रीज़न उसके पीछे हो सकता था, दे शुड हैव ट्राइड टू फाइंड अ वे। मैं किसी भी तरीके से अपनी संवेदनशीलता नहीं खो रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं लाइफ की प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। राइट्स ऑफ एवरीवन फॉर एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इक्वली, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवेज, थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो गए हम। कमिंग बैक टू किस्मत बेग। इस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है CIA को, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। पहली बारी जब इस केस के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे लगा यार CIA और USA वाले कोशिश कर रहे हैं केस को सॉल्व करने का, पर ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान का डोमेस्टिक टीम है। ये टीम कोशिश करती है जांच पड़ताल करने की, और जांच में ये सामने आया इनिशियल इंक्वायरी में कि इनके जो साथी कलाकार हैं, इन्होंने ही ईर्ष्या वर्ष किस्मत बेग का कत्ल करवाया था। हालांकि इस मामले में एजेंसी ने आगे इंक्वायरी करने की जब कोशिश करी और जब इंक्वायरी आगे बढ़ी तो ऐसा कोई मटेरियल सामने आया नहीं, और इस एंगल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। पुलिस को किस्मत बेग के जो असिस्टेंट थे अली भट्ट, उनके ऊपर भी शक था, पर कोई सबूत ऐसा सच था नहीं। इसी बीच फैसलाबाद में एक रेड करी जाती है जहां पे एक छापामारी में ये जो 3 हमलावर थे, 3 गनमैन थे, ये पकड़े जाते हैं। तीनों के पकड़ में आते ही किस्मत बेग के कत्ल से जुड़ी हुई ऐसी एक कहानी सामने आती है जो शायद एक्सपेक्टेड थी, पर लोगों ने एक्सपेक्ट किया नहीं था। पहला तो ये था कि इन तीनों ने इकबाल जुर्म कर लिया कि हाँ भाई, हमने ही गोलियां चलाई थी, हमने ही उसे मारा है। आरोपियों ने लेकिन ये बताया कि उनको ये काम अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए थे, और आरोपियों ने यह भी बताया कि ये 5 लाख रुपए देने वाला और कोई नहीं बल्कि किस्मत बेग का पूर्व पति, एक्स हस्बैंड राणा मुजम्मिल था। जब राणा मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई तो उसने कहा कि वो किस्मत को मारना नहीं चाहता था, सिर्फ उसके पैर खराब करना चाहता था, उसके करियर को तबाह करना चाहता था, क्योंकि उससे अलग होने के बाद जब भी उसने शोज करने के लिए किस्मत को बुलाया उसने हमेशा ना किया। राणा मुजम्मिल को इस बात से भी दिक्कत थी कि उससे अलग होने के बाद इमीडिएटली किस्मत जो है अली भट्ट के साथ एक रिलेशनशिप में चली गई थी। उसके शोज़ में आने से इनकार करने लगी थी, अली भट्ट से प्यार करने लगी थी, अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से सेट थी, बच्चे भी उनके पास थे। तो राणा मुजम्मिल किस्मत को एक सबक सिखाना चाहते थे, उनके पैरों को क्षतिग्रस्त करके उनके जीवन को बर्बाद करना चाहते थे। बट मामला थोड़ा आगे बढ़ गया और किस्मत इवेंचुअली मौत के घाट उतार दी गई थी। अब आ जाता है इस कहानी में एक और इंटरेस्टिंग मोड़। किस्मत की मौत के बाद इनकी जो छोटी बहन थी सितारा, वो इनकी जगह ले लेती है और परफॉर्म करना शुरू कर देती है। शी इज़ एन आर्टिस्ट राइट नाउ, डांस वांस करना, गाने वाना गाना। परिवार आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा था, केस को लड़ रहा था। अचानक से कोर्ट में एक दिन किस्मत की मां ने तीनों कातिलों को माफ़ी दे दी। ठीक है, पुलिस ने जब इनको अरेस्ट किया था, इकबाल जुर्म हो चुका था, पैसे लेने की बात कबूल करी जा चुकी थी, राणा मुजम्मिल चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका था, बेसिकली कन्फेशन पुलिस के पास था, सबूत सारे तरीके के थे जहाँ पे केस को आगे बढ़ा के मुकम्मल किया जा सकता था, सज़ा सुनाई जा सकती थी। पर किस्मत की मां ने तीनों को और राणा मुजम्मिल को माफ़ कर दिया। अब आप बोलोगे माफ़ कर दिया उससे क्या होता है, कानून ने तो अपनी प्रक्रिया पूरी करी होगी, पर ऐसा हुआ नहीं।
किस्मत की माँ के माफ़ करने के बाद इन सबको बाइज्जत रिहा कर दिया गया। कई लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि ये जो गनमैन थे ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे और इनके डर से, राणा मुजम्मिल के प्रभाव से प्रभावित होके उस डर से इस कंप्लेंट को वापस लिया गया था। पर आश्चर्यचकित बात है ना कि पुलिस के पास कन्फेशंस है, सबूत है, लाश है, सब कुछ है, पर सिर्फ एक महिला ने कह दिया कि मैं माफ़ करती हूँ। कानून ने पट्टी बांध दी आंखों के ऊपर और सबको बाइज्जत रिहा कर दिया। हालांकि परिवार इन सारे आरोपों को नकारता है, बट इस बात में कोई संदेह नहीं है कि या तो परिवार डर के पीछे हटा था या पैसा लेके पीछे हटा था, पर कानून ने किस लिए अपने आंखों पे पट्टी बांध दी थी, इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हुई है। अब आ जाता है इस वीडियो में आप लोगों से मेरा सवाल, और हो सकता है थोड़ा आपके ईगो को क्षति पहुंचे यहाँ पे। पहला तो ये पाकिस्तानी बंधु, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग मी कि आपके देश के अंदर चूँकि लड़कियाँ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है, मुझे गाली देने के बजाय उनका कत्ल करना बंद करें। ठीक है, आपके इस्लाम में जो नेक्रोफेलिया का कल्चर है, जहाँ पे मृत महिलाओं के साथ भी रेप कर लिया जाता है, और एक केस मैंने बात करी है जहाँ पे एक इंसान ने 48 महिलाओं का, मरी हुई महिलाओं का कब्र खोद कर उनका रेप किया था, उन चीज़ों को बंद करें बिफोर यू अब्यूज़ मी। दूसरा, फेमिनिस्ट लोगों के साथ मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। किसी ने मुझे कल भी कहा कि तुम फेमिनिज्म के बारे में जानते ही क्या हो। मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता फेमिनिज्म के बारे में। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि फेमिनिज्म राइट नाउ इज़ अ कन्वीनियंट टूल, जो आपकी जब मदद करता है, जब आपको अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि हमारा राइट है, और जहाँ पे आपको दिक्कत होती है तो कहते हो कि हम तो यार महिला हैं। दोहरापन नहीं चल सकता किसी भी चीज़ को, सोसाइटी को किसी भी तरीके से रन करने में। पहले जैसे सोसाइटी रन करी जाती थी, दोगलापन था, उस चीज़ को, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करी जा रही है। सिस्टम अभी भी परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामंजस्य बैठाने की बजाय रिवेंज लेने वाले मोड में आ जाओ। एनीवेज, फेमिनिज्म पे किसी दिन और विस्तारपूर्वक बात करेंगे। सवाल बेसिकली यहाँ पर यह है कि क्या, स्पेशली इस्लामिक कल्चर के अंदर, कि अगर महिला कोई अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहे, खुश रहना चाहे, दौलत शौहरत कमाना चाहे, तो क्या ये गलत है? क्या उनका अधिकार नहीं है अच्छी ज़िंदगी जीना? क्या उनका अधिकार नहीं है ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना? इस सवाल का जवाब आपको देना है। अपने पास तो पैसा नहीं है भाई, तो ना मेरा कोई मर्डर करना चाहता है, ना उस तरीके से मुझे कोई प्रॉब्लम है। हमें भी चाहिए कि मटेरियलिस्टिकली हम थोड़े और संपन्न बने, बट अगेन, नाम कंदील बलोच हैं, नाम किस्मत बेग हैं। हम हैं सीधे साधे, अक्षय तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो बॉलीवुड का बहुत इकाइयाँ इंसान है। हम हैं सीधे साधे स्टाइल रख। तो इस सीधे साधे स्टाइल रख के चैनल पे अगर आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पसंद करते हो, काम ठीक ठाक लगता है तो शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस हैं, उनको भी देख सकते हो। और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहो तो मेंबर बन के चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, बट देन अगेन, पर्स आपका, कार्ड आपका, मर्जी आपकी। फिलहाल आज समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करूँगा। और हाँ, महात्मा गांधी का फॉलोअर नहीं हूँ, फिर से कह रहा हूँ, भगत सिंह का फॉलोअर हूँ। जैसे बात करोगे वैसे रिप्लाई किया जाएगा। नॉट वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जो अपने इज्जत को ताक पे रख के वीडियो बनाता है। थोड़ा वो है, ईगो है हमारे अंदर, सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो, ईगो तो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उसको ध्यान में रख के कम्युनिकेशन करें, क्योंकि जितनी इज्जत आप मुझे देते हो उतनी ही इज्जत मैं आपको देता हूँ। समझ रहे हो ना बात को? अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।